वेलकम टू एबी टीचिंग क्लासेस। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि जो अगस्त 2024 में एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए आप कितना तैयार है। और अगर लास्ट टाइम आपका रिजल्ट रुक गया हो कुछ मार्क्स से, तो अभी आपके पास में नेक्स्ट चांस है, क्योंकि अभी जो वैकेंसी आने वाली है डीएसएसबी में, उसमें आपका अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आपको जरूरी है कि ये जो एग्जाम आपका होने वाला है उसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें किसी भी शर्त पर। ठीक है, तो जितना भी आपकी चूक रह गई है या फिर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। तो आज हम यहाँ पर टॉपिक वाइज पूरी स्टडी को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। इससे पहले हमने थोड़ा सा पैटर्न और उसको डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से मतलब एग्जाम होता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। आज हम यहाँ पर टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट इसमें टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो फर्स्ट इसमें टॉपिक रहेगा वो होगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, हर एक चीज को बारीकी से, हर एक टर्म्स को जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन्हें डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। तो वेलकम है आप सभी का। फर्स्ट बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो देखो यहाँ पर है फर्स्ट, आज हम जो दो चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो वीडियो है 2 पार्ट में बनेगी, थर्ड पार्ट इसका क्वेश्चन का होगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो जो डिस्कसिंग जो पॉइंट होंगे वो होंगे आनुवंशिकी का महत्व, लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है बच्चे का, जाइगोट की संरचना से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, और नेचर एंड नर्चर जो डिबेट है यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है, जिसे हम प्रकृति और पोषण कहते हैं, प्रकृति और पोषण विवाद। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, इसीलिए इस थ्योरी को समझना जरूरी है। आइडेंटिकल ट्विंस एंड फैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में मोनोजाइगोट और डाइजाइगोट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मोनो है ये, ठीक है, मोनोजाइगोट। और इस तरीके से मतलब हम इन जो पॉइंट्स है, ये जो है टॉपिक्स, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मूव करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक, किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, वंशानुक्रम से क्वेश्चन कम आते हैं, ज्यादा आते कहाँ से, वातावरण से। और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो बच्चा होता है, बच्चा किसी ना किसी इन्वायरमेंट में रहकर जो है बड़ा होता है। ठीक है, और उसका डेवलपमेंट होता है। जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, वो किसी ना किसी इन्वायरमेंट में रहकर होता है। ठीक है, उसका सामाजिक विकास की हम बात करें, उसके मानसिक विकास की बात करें, उसके शारीरिक विकास की बात करें, उसके नैतिक विकास की बात करें, तो ये सब जो होता है, ये जो जितने भी प्रकार के उसके डेवलपमेंट होते हैं, उसका विकास बच्चे का होता है, तो वो एक वातावरण में रहकर होता है। उसके आसपास का जो वातावरण होता है, जो इन्वायरमेंट होता है। ठीक, ये बात आप समझ गए, है ना। उससे पहले वो माँ के गर्भ में होता है, माँ के पेट में होता है। तो जब गर्भ में होता है वहां पर भी उसका विकास होता है, जिसे हम हेरिडेटिकली डेवलपमेंट कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो बच्चे का विकास होता है वो 2 पक्षों में होता है। एक जब वो माँ के गर्भ में होता है, उसे हम वंशानुक्रम या फिर आनुवंशिक विकास कहते हैं। और एक वो विकास जो किसी वातावरण में जहाँ बच्चा रह रहा है उसमें होता है। ठीक है, तो बच्चे के विकास में इक्वली यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, बराबर ये ध्यान रखना है कि जो बच्चे का विकास है, जो बच्चे का विकास है, विकास यहाँ पर जो हो रहा है बच्चे का, उसमें इक्वली वंशानुक्रम का और वातावरण का इक्वली जो है रोल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देती हूँ, वंशानुक्रम का और वातावरण का इक्वली रोल होता है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इसका ज्यादा वेटेज होता है, हम ये नहीं कह सकते कि इसका ज्यादा वेटेज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक, ये बात आप समझ गए। अब हम आगे मूव करेंगे, समझेंगे आगे की पॉइंट्स को, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नोट कर रखे है। वो इसलिए ताकि आपको जो क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे तो वहां से थ्योरी से ही क्लियर होंगे। तो ये थ्योरी है, उसे समझ लेंगे। ठीक है, तो बच्चों में विकास आनुवंशिक यानी कि हेरिडिटी, और पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंट, परिस्थितियों का एक अनूठा संयोजन है। ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा, आपको कोट करके दे देगा, कथन देगा वहां पर कि
बच्चे का जो विकास होता है वो आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का मेल जोल है, ठीक है, या फिर एक अनूठा संयोजन है। तो कुल मिलाकर ये इसका क्या है, संयोजन है, यानी कि मिक्सचर है, ठीक है ना, ये बात समझ गए आप। दूसरा, क्योंकि वंशानुक्रम के द्वारा हमारे संरचना यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है ना, माँ के गर्भ में तो आपके हाथ पैर मुंह नाक बाल ये सब बनते हैं ना, तो गर्भ में ही तो बनते हैं। आपका पूरा शरीर कहाँ पर बनेगा, गर्भ में बनेगा, ठीक है। लेकिन उसमें ग्रोथ कब होगी, जब आप जो है मतलब ग्रोथ तो अंदर भी हो रही है, लेकिन वो कितना समय तक, सिर्फ 9 मंथ तक। जब आपका 9 महीने का पीरियड पूरा हो जाता है तो आफ्टर डिलीवरी तो आप जो है एक वर्ल्ड में आते हैं, एक इन्वायरमेंट में आते हैं। इन्वायरमेंट में आने के बाद में आपका संवेगात्मक, आपका मानसिक, आपका नैतिक सब तरह का डेवलपमेंट होता है, साथ साथ में बॉडी भी ग्रोथ करती है, जिसे हम वृद्धि बोलते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर बनता है कहाँ पर, वंशानुक्रम। जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बेस किसका है, वंशानुक्रम का, ठीक, बात समझ गए। अब तथा जीवित रहने के लिए हमें, जब हम जन्म ले लेंगे, बच्चे का बर्थ हो जाएगा, तो जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात समझ गए ना, एक जो बच्चा है उसके विकास में दोनों का इक्वली रोल है, ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे आगे कि वंशानुक्रम जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वही मैंने चीजें यहाँ पर मेंशन की है, वो इसलिए ताकि आपको यहाँ से चीजें पकड़ में आ जाए, है ना। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। जो उसकी जन्मजात विशेषताएं होती है, कौन सी विशेषताएं, जैसे कि हम कई बालों का रंग, आंखों का रंग, ठीक है, उसके मुंह का स्ट्रक्चर। तो ये जो जन्मजात विशेषताएं होती है, इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको कंप्लीट रूप में हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं ना, हेरिडिटी बोलते हैं ना। उसको कोई पैतृक बीमारी मिल गई है तो हम उसको बोलेंगे ये हेरिडिटिकल, मतलब इसको जो है प्रॉब्लम है, ठीक। तो वंशानुक्रम होता क्या है एक्चुअली, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे कि वंशानुक्रम कथन और निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, वो इसलिए पूछे जा रहे हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर हम सही की बात करें तो वंशानुक्रम इस तरीके से अगर आता है तो बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ठीक, क्लियर हो गई बात। जब पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक गुण या जीन्स बच्चों में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। इस तरीके से अगर कथन आपको समझ में आ गया तो सीधी सी बात है, ये सही हो गया, है ना, आपका 1 नंबर पक्का हो गया, ठीक। आपका डायरेक्ट मतलब उलझाने वाली इसमें कोई बात आएगी ही नहीं, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर तो आपका 1 नंबर पक्का, है ना। तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक गुण या जीन्स बच्चों में स्थानांतरित होते रहते हैं तो उसे वंशानुक्रम कहते हैं। भाई आपके मम्मा के बाल कर्ली हैं, ठीक है, तो आपके आपके या फिर आपके किसी भाई बहन के जरूर उसमें कर्ली होंगे, नहीं तो आपके आपके नहीं है तो आपके बच्चे होंगे, ऐसा होता है ना। तो नॉर्मली जो मतलब जो पैतृक गुण है, जो जीन्स है, वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, उसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। सिंपल एकदम नॉर्मल, उसे वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक, क्लियर हुई बात। अब आगे मूव करते हैं। हमारे शरीर में क्रोमोसोम्स होते हैं डेफिनेटली। आपने अभी तक इतनी इस जितनी अभी तक पढ़ाई की है उतना साइंस तो आप समझते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और इनकी संख्या प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में कुल कितनी होती है, 46 होती है। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल होती है 46, लेकिन अगर जोड़ी की बात करें, जब जोड़ी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो भाई जोड़ी कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होती है ना। ये मतलब 10th तक का साइंस में ही क्लियर हो जाता है। तो अगर हम बात करें हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स टोटल कितने होते हैं, तो 46 होते हैं, और कितने जोड़ी होती है, तो 23 जोड़ी होती है, ठीक। जिसमें से यहाँ पर ये वाली साइंस समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। आप कोई भी, जरूरी नहीं कि आप सीटेट ही दे रहे हो, अदर टेट भी आप दे सकते हो, तो उसमें क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है ना। साइंस आपको समझने के लिए जरूरी है कि कहीं पर भी क्वेश्चन बनेगा तो आप क्लियर आपको होना चाहिए, है ना। तो 46 तो टोटल होते हैं और 23 जोड़ी में 23 होते हैं, क्लियर हुई बात। जिसमें हम देखें जो 23 क्रोमोसोम्स होते हैं पिता के, और 23 क्रोमोसोम्स किसके अंदर पाए जाते हैं, माता के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जो 22वां जोड़े का आकार स्त्री व पुरुष दोनों में समान होता है, यानी कि 22 जोड़े तक का जो आकार होता है
क्योंकि हमने पढ़ा कि 23 जोड़े होते हैं, लेकिन 22वें जोड़े तक तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में 22वें जोड़े तक के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जब बात आती है 23वें जोड़े की, जब बात आती है 23वें जोड़े की, ये जो जोड़ा होता है जब ये आपस में मिलता है तो ये लिंग निर्धारण करता है, इसीलिए 23वें जोड़े को लिंग निर्धारण जोड़ा कहा जाता है। ठीक है। और ये जो 22 जोड़े हैं, 22 जोड़ों को यहाँ पर जो है, यहाँ क्वेश्चन ये सब पूछा गया है कैसे, कि जो स्त्री और पुरुष में जो 22 जोड़े होते हैं दोनों समान होते हैं, उनको क्या कहा गया है, या फिर ऑटोसोम्स किसको कहते हैं। ऑटोसोम्स हम बोलते किसको है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो आप क्या कहोगे, ऑटोसोम्स किसको कहा जाता है, तो 22वें जोड़े को कहा जाता है। किसको, 22वें जोड़े को। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो 22वें जोड़े तक आपको समझ में आ गया है। अब मैं जो पहले ही आपको समझा चुकी हूँ वो ये है कि क्रोमोसोम्स का जो 23वां जोड़ा होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि वो लिंग निर्धारण करता है कि लड़के का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा। कैसे, देखो यहाँ पर, अब साइंस थोड़ी सी मतलब पेचीदा नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा। हमारे शरीर में 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब जोड़ी समझ लिया आपने, टोटल समझ लिया कि 46 होते हैं, लेकिन उनका टाइप भी तो होता होगा। टाइप कैसे, जैसे कि अगर हम बात करें एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसमें, पिता में होते हैं, है ना, लड़के में आपके पाए जाते हैं। ठीक। और एक्स एक्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, माता में पाए जाते हैं। ठीक। तो ये माता और पिता के यहाँ तक हम देखें तो ये सेम होते हैं, कहाँ तक, 22वें जोड़े तक, 22वें जोड़े तक। लेकिन जब 23वें जोड़े की बात आती है, 23वें जोड़े पर अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मतलब जो इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स में मतलब जो मेल फीमेल का जो भी मतलब होता है, तो उसमें क्या है कि अब जो माँ के गर्भ है, उसमें माँ के जो गर्भ है, मतलब जो लड़की है, फीमेल है, ठीक है, तो उसका तो यहाँ पर एक्स जोड़ा ही आएगा, है ना। यहाँ पर तो जो गुणसूत्र आएगा, जो क्रोमोसोम्स आएगा वो एक्स ही होगा। लेकिन जो मेल है, मेल का क्या पता एक्स आ जाए, अगर एक्स आ जाए तो लड़की होगी। ठीक है। और अगर एक्स नहीं है, क्या पता वाई आ जाए, अगर वाई आ गया तो यहाँ पर जो है लड़के का जन्म हो जाएगा। वेरी सिंपल, है ना, बहुत ही सिंपल है। ठीक। तो 22वें जोड़े तक जो है सेम होता है, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो निर्धारण करता है कि लड़की का जन्म होगा या फिर लड़के का जन्म होगा। तो हमारे शरीर में 2 प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स और वाई, पिता में एक्स वाई और माता में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको नोट करना है कि वंशानुक्रम के जनक यानी कि फादर ऑफ हेरिडिटी किसको कहा गया, ग्रिगर मेंडल को। क्यों, और इनका एक फेमस प्रयोग भी रहा था, इन्होंने मटर पर प्रयोग किया था, है ना। तो उसके वो तो हमारे इसमें सिलेबस में कोई साइंस उसकी रिलेटेड नहीं है, उसको हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। अब ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको समझना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए देखो माता में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं, टोटल 46 हो गए। अगर जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी होते हैं, टोटल की बात करें तो 46 होते हैं। ठीक। तो माता में 46 गुणसूत्र होते हैं, पिता में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 23 गुणसूत्र मातृकोश, यानी कि जो बच्चे की संरचना है, हमारी जो संरचना है, मानव की जो संरचना है, वो अर्धकोशिका होती है। अर्धकोशिका कैसे, आधे गुण इस माता के, आधे गुण पिता के। ठीक है। आधे कोशिकाओं का आपके 2 हाथ है, आपके 2 पैर है, आपके 2 कान है, नाक के 2 हिस्से हैं, आंख के 2 हिस्से हैं। ये क्यों है, ये क्यों है, क्योंकि हमारी जो संरचना है, हमारा जो निर्माण हुआ है वो अर्ध कोशिका के आधार पर, यानी आधा हिस्सा इधर से आ रहा है और आधा हिस्सा इधर से आ रहा है, दोनों मिलकर एक पार्ट बना रहे हैं। ठीक है, बात समझ गए ना। तो 23 गुणसूत्र मातृकोश से और 23 गुणसूत्र पितृकोश से जो है आते हैं, जो दोनों मिलकर, जो टोटल यहाँ पर देखो फिर से 46 संख्या हो जाएगी। बच्चे में भी गुणसूत्र की संख्या टोटल 46 होगी, होगी कि नहीं होगी भाई, 23 यहाँ से आ गए और 23 यहाँ से आ गए, 46 हो गए, बच्चे में भी 46 हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा,
है ना। 23 गुणसूत्र इधर से, 23 गुणसूत्र इधर से मिलकर 46 टोटल जो गुणसूत्र है, ठीक है, वो संयुक्त कोश का निर्माण करते हैं, जिसे जाइगोट कहते हैं, जिसे भ्रूण कहते हैं। ठीक, ये जाइगोट का निर्माण करता है, इसमें बच्चा बड़ा होता है, इसमें बच्चा जो है विकसित होता है। फिर इसकी शादी हो जाएगी किसी से, जो बच्चा पैदा होगा इसकी शादी हो जाएगी, और इसके ये किसी फीमेल के साथ में जो है इसकी शादी होगी। फिर इसके 23 गुणसूत्र और फीमेल के 23 गुणसूत्र मिलकर किसी बच्चे को फिर जन्म देंगे, उसमें 46। इस तरीके से ये चलता रहता है ना। बात समझ गए? यहाँ पर बात आपको क्लियर हो गई होगी। लगभग 40 सप्ताह या 9 माह बाद जाइगोट यानी कि सुई के समान, सुई के समान या कहो या फिर हुक के समान कहो, हुक के समान किसकी संरचना होती है, हुक के समान से शिशु के रूप में जन्म वो लेता है। ठीक है, बात समझ गए? पीरियड आपसे पूछ लिया जाता है कि 40 सप्ताह का मतलब जो टोटल पीरियड होता है माँ के गर्भ में बच्चे का, कई बार 9 महीने नहीं देता, वो सप्ताह में, वीक्स में दे देता है। तो कितने, 35 सप्ताह का, 40 का, 45 का या फिर 50 का, है ना। तो आपको क्लियर होना चाहिए कितने सप्ताह का टोटल पीरियड आइडियल जो माना जाता है वो होता है 40 मतलब वीक्स का, यानी कि 40 सप्ताह का। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट फिर भी अगर रह जाता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पूछे। ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं। चलो, कुछ डेफिनेशंस है जो आपको कथन में दे देगा और आपसे पूछेगा कि वुडवर्थ के शब्दों में वंशानुक्रम क्या है, या फिर बीएन झा के शब्दों में क्या है, जेम्स ड्रेवर के शब्दों में क्या है। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि हर बार ही पूछे, रेयर आता है सीटेट में, इसीलिए मैंने मतलब बहुत ही लिमिटेड रखी है इनको। हाँ, अदर स्टेट में काफी पूछ लेता है। ठीक है, तो वुडवर्थ क्या कहते हैं कि एक बालक का विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। ये आपको देखना है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यहाँ पर योगफल कह रहा है या फिर गुणनफल कह रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आप गुणनफल का ध्यान रखना है, गुणनफल है, गुणनफल यानी कि जो है मल्टीप्लाई का आपको ध्यान रखना है। ठीक, बीएन झा के शब्दों में वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ठीक, जेम्स ड्रेवर माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप याद इनको कैसे रखें, देखो कोई ना कोई ऐसा ट्रिक, ऐसी कोई बात पकड़ लो कि भाई अगर योग है तो किसने कहा है, जो योग है वो किसके किसके अकॉर्डिंग है, वो बीएन झा के अकॉर्डिंग है। गुणनफल है तो किसके अकॉर्डिंग है, वुडवर्थ के अकॉर्डिंग है। बस इतना याद रखो तुम, बाकी याद ही मत रखो, ऊपर का याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इतना याद रख लो। उसमें मैच करते टाइम आपको जो है इतनी बात याद रहेगी तो आपका आंसर सीधा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए, अब बात करते हैं वंशानुक्रम के महत्व की। इसका महत्व क्या है, अगर एक बच्चे का विकास वंशानुक्रम में ही अच्छा नहीं हुआ, वंशानुक्रम में जो माता है, जो मदर है, जिसके गर्भ में बच्चा है, अगर वो ड्रिंक करती है, अगर वो स्मोकिंग करती है, अगर वो उसका अच्छे एटमॉस्फेयर में वो अपने बच्चे को नहीं दे रही है, लड़ाई झगड़ा या फिर टेंशन में रहती है, तो वो जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है ना, वो बिल्कुल भी उसका विकास कहेंगे कि सही बिल्कुल नहीं हो सकता, उचित नहीं हो सकता। मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, या तो मेंटल लेवल पर आएगी, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल उसका लेवल होगा, मानसिक लेवल होगा, ये तो उस पर कमी आएगी, या फिर उसके व्यवहार में, स्वभाव में कहीं कोई ऐसी आदतें होगी जो कि वो टेम्पर बड़ा ही मतलब वैसे होगा कि लूज टेम्पर का होगा, कुछ भी मतलब इस तरह की उसमें डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। कोई ऐसा जैसे कि कुछ मनोविकार होते हैं, उसमें वो चीजें पाई जा सकती है। तो जरूरी होता है कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसे अच्छे एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, ये सलाह भी दी जाती है, अच्छा खान पान उसको रखना चाहिए। तो वंशानुक्रम का महत्व ये होता है कि वंशानुक्रम से सभी बच्चों में शारीरिक संरचना में विविधता होती है। भाई देखो, कोई भी इंसान आपने देखा होगा, आपकी क्लास में हो, आपकी कोचिंग में हो, आपके पड़ोस में हो, आपके जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। बॉडी स्ट्रक्चर है, वो हाथ पैर सब कुछ जो है इक्वल है, सब आपके के जैसा है, लेकिन वो फीचर्स जो होते हैं आंख नाक के, वो आपके जैसे बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि वंशानुक्रम जो है विविधता, मतलब वंशानुक्रम से बच्चों में विविधता देखने को मिलती है, वातावरण से नहीं।
वातावरण से तो बाद में हम उस चीज को समझेंगे कि अलग अलग वातावरण से बच्चे आते हैं, तो उनमें कुछ आदतों को लेकर, रंग रूप, तीज त्योहार को लेकर विविधताएं मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो फीचर्स है, फीचर्स की विविधता कहाँ से आएगी? तो वो आएगी कहाँ से? वंशानुक्रम से। ठीक है। बालक एवं बालिका में जो लिंग भेद होगा, मतलब ये लड़का है या लड़की है, ये निर्धारण कहाँ से हो जाता है? जन्म से हो जाता है। जेंडर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो, यानी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो तो होता है समाज से, समाज से, है ना। ये बात एकदम क्लियर हम उसमें पढ़ेंगे जब हम उसको वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लैंगिक भेदभाव वाला पढ़ेंगे, तो उसमें हम इस चीज को क्लियर करेंगे। तो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आता है तो वो तो आता है समाज से। लेकिन जो लिंग भेद का आता है, लिंग भेद का आता है, वो आता है बाय बर्थ, यानी कि वो हेरिडिटी से आता है, आनुवंशिकता से आता है। भाई एक लड़का लड़का है, एक लड़की लड़की है, ये कहाँ से निर्धारित होता है? ये जन्म से होता है। लेकिन भूमिकाएं, यानी कि लड़की ही ये काम करेगी, लड़का ही ये काम करेगा, ये काम लड़की के लिए है, ये काम लड़के के लिए है, वो समाज का, उसमें समाज का रोल था, वो समाज निर्धारित करता है। ठीक। यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक। तीसरा है कि वंशानुक्रम के कारण ही बच्चों के जन्मजात क्षमताओं में अंतर पाया जाता है। हाँ, भाई कोई कोई इतना मैंने कहा ना कि कोई कोई इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा, मतलब बाय बर्थ इंटेलिजेंट होता है, कोई कोई नहीं होता है। तो वो इसका रीजन ये नहीं है कि उसको अच्छा एटमोस्फेयर दे दो, वातावरण दे दो, वो इंटेलिजेंट हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि उसको बाय बर्थ जो आईक्यू मिला है वो उसका उतना ही रहेगा। हाँ, उसमें समझदारी का लेवल थोड़ा कह सकते हैं कि प्रयास करने से कोई इंसान कुछ चीजों को, आदतों को बदल सकता है, लेकिन आईक्यू लेवल नहीं बदला जा सकता। तो वंशानुक्रम में व्यक्तियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं और जन्मजात जो क्षमताएं होती हैं उनमें अंतर पाया जाता है। वंशानुक्रम से व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के आधार पर एक अध्यापक अपनी शिक्षण प्रक्रिया का समायोजन कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी। वंशानुक्रम से ही जो बच्चों में जन्मजात क्षमताओं में अंतर पाया जाता है, जैसे कि हमने अभी तो मतलब लता मंगेशकर जी को हमने खो दिया है, बहुत दुख की बात है। ऐसी मतलब लेडी होना बड़े, मतलब इसकी बात है कि शायद ही कभी ऐसा भगवान आशीर्वाद दे कि ऐसी एक प्रतिष्ठा का जन्म कभी दोबारा हो। लेकिन उनकी प्रतिष्ठा क्या थी कि आज तक उनके लेवल का या फिर उनकी टक्कर का कोई अभी तक भी सिंगर नहीं है, और आगे पता नहीं कितने और टाइम तक ऐसा नहीं होगा। तो उनमें एक जो जन्मजात प्रतिभा थी, वो एक गले का, मतलब उनमें सरस्वती का, माँ का एक वरदान था, जिसमें उनकी आवाज इतनी बहुत अच्छी थी। तो वो प्रतिभा कैसी थी? वो जन्मजात थी। ठीक है। तो वंशानुक्रम से व्यक्तियों में विभिन्नताएं पाई जाती है। इन विभिन्नताओं के आधार पर अध्यापक अपनी शिक्षण प्रक्रिया का समायोजन करता है। ठीक। तो ये इसका महत्व है। और अन्य महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वो ये है कि वंशानुक्रम जो कारक होते हैं, वंशानुक्रम कारक के जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक में जन्म के समय से ही पाए जाते हैं। जैसे प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति और अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। मैंने कहा ना, बुद्धि जन्म से निर्धारित होती है, तर्क शक्ति जन्म से निर्धारित होती है, बच्चे की स्मृति जन्म से निर्धारित होती है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसकी लंबाई वहीं से। अब तुम्हारे जो माता पिता है उनकी लंबाई ज्यादा नहीं है, तो बहुत रेयर चांस है कि तुम्हारी लंबाई ज्यादा चली जाए। लेकिन क्या पता नानी पर चली जाए, क्या पता दादी पर चली जाए, है ना। लेकिन अगर माता पिता पर गई तो सीधी सी बात है, लंबाई कम ही रहेगी। ठीक। रंग रूप कैसा है तुम्हारे मम्मी पापा का, वही सेम उसी पर जाता है। ठीक। तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा सुंदर है, तो सीधी सी बात है, चांस है कि भाई तुम भी जो है सुंदर होने का चांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, है ना। चलिए, आनुवंशिकता, हेरिडिटी को स्थिर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ये क्या होता है? आनुवंशिकता जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, जो जन्म से मिल गया उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो वो स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो आनुवंशिकता को स्थिर संरचना कहा जाता है। ठीक। और वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट को गत्यात्मक यानी डायनेमिक कहा जाता है। वातावरण में क्या है? यहाँ पर मन नहीं लग रहा, यहाँ पर चीजें अच्छी नहीं हो रही है, तो दूसरी जगह पर ले जाओ। वातावरण में तो ये चेंज हो जाता है। अब कोई नेपाल का, भूटान का इंसान जन्म से ही यहाँ पर आ जाता है, तो उसमें चांस बढ़ जाते हैं,
उसकी क्षमताओं में चांस बढ़ जाएंगे, उसके कार्य शक्ति बढ़ जाएंगी, उसको इन्वायरमेंट दूसरी तरह का मिलेगा। तो वो वहाँ जो चीजें होती हैं, वहाँ की जो कार्य प्रणाली है, वहाँ की जो चीजें हैं, यहाँ पर कुछ और है, तो वो उसी तरीके से चीजों को करेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो वातावरण अगर बच्चे का एक जगह पर नहीं मतलब डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, तो उसका वातावरण चेंज कर दो, तो सीधी सी बात है, रिजल्ट पॉजिटिव मिलने लगते हैं। ठीक। लेकिन उसके संवेगात्मक, उसके जो संवेगात्मक बिहेव है उसमें, जो उसका सामाजिक व्यवहार है उसमें, जो नैतिक व्यवहार है उसमें, इन पक्षों में तो बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन मानसिक जो इंटेलेक्चुअली है, यानी कि उसको नहीं हम घटा बढ़ा सकते हैं, वो तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, वो स्थिर रहेगा। क्योंकि वो क्या है, बाई बर्थ है, वो आनुवंशिक ही है, वो उसको बाई बर्थ मिला है ना। तो बाकी पक्षों में हम चेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट को चेंज करने से, इसीलिए ये डायनेमिक है, तथ्यात्मक है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें देखने को मिलती है, लेकिन ये तो स्थिर है, ये तो फिक्स है। जो बाई बर्थ आपको मिल गया वो फिक्स है। आंखों का रंग कभी आप चेंज कर लोगे, नहीं कर पाओगे। बालों का रंग डाई वाई करा लिया, कलर करा आपने करा लिया तो कर सकते हो, है ना। ये एक एक्सेप्शनल केस में कहूंगी। लेकिन वैसे नेचुरल क्या आप चेंज कर सकते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मेरे बालों का कलर ऐसा क्यों है, मुझे तो चेंज करना है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपकी लंबाई जितनी बढ़ गई, क्या वो कितनी दवाई खाओ, कितना आप कुछ भी ट्रीटमेंट कराओ, जो लटक लटक के जो है बिल्कुल तार जैसे हो जाओ, तो क्या आप लंबाई बढ़ा सकते हो? भाई जितना पॉसिबिलिटी थी 19-20 साल तक जितना हो सकता था वो उतना बढ़ा, लेकिन अब नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो क्या है, स्थिर है, वो स्थिर है, उसमें नहीं कर सकते आप चेंज। ठीक है। कलर एक बार को आप वो करा के क्या बोलते हैं उसको, क्या मतलब कराती है, हीरोइनी भी कराते हैं, क्या कराती है वो सब करा के जो है, आपने कलर वलर चेंज कर लिया, बालों का कलर चेंज कर लिया, आंखों में लेंस लगा लिए, है ना, ये सब ऑप्शन है आपके पास में। हाइट बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो, हील्स पहन लो, लेकिन लड़के क्या पहनेंगे? लड़कों के सामने तो ये भी प्रॉब्लम है ना। तो है चीजें, मतलब ऑप्शन है। लेकिन अगर बात करें कि भाई जमीनी स्तर पर जो वास्तविकता वो यही है। ठीक। चलिए अब आके देखते हैं, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो क्या है, वो है फोनोटाइप, यानी कि ये क्या होता है। देखो, आपने ये देखा होगा कि बाय बर्थ जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं। हम लक्षणों की बात यहाँ पर करेंगे, जो फेनोटाइप है और जीनोटाइप है, इनमें हम लक्षणों की बात करेंगे। लक्षण कैसे, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो अगली पीढ़ी में मतलब दिखाई दे जाते हैं, अगली पीढ़ी में वो ट्रांसफर हो जाते हैं, वो दिखाई दे जाते हैं, तो हम उनको फोनोटाइप बोलते हैं। यानी कि जैसे हम कहेंगे कि जैसे वजन है, काया है, चोंच है। अब पक्षी की एक चिड़िया है, चोंच उसको है ना। तो अगला जो उसका जो बच्चा होगा वो चोंच वाला ही तो होगा ना, वो दांत वाला थोड़ी ना होगा, है ना। तो कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अगली पीढ़ी में निश्चित तौर पर मतलब दिखाई देते हैं, है ना। जो काया है, जो तुम्हारा शरीर है वैसा ही बनेगा, ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि जो मतलब ऊपर से दिख जाते हैं, जो ऊपर से ही दिख जाते हैं, जो स्पष्ट रूप से लक्षण नजर आ जाते हैं, उनको फोनोटाइप बोलते हैं। लेकिन ऐसे लक्षण जो छिपे हुए होते हैं, जो एक पीढ़ी नहीं, दूसरी पीढ़ी नहीं, क्या पता तीसरी पीढ़ी में उभर आए, क्या पता तीसरी पीढ़ी में उभर आए, तो ऐसे जो लक्षण होते हैं वो जो है जीनोटाइप उनको बोलते हैं। और जीनोटाइप छिपे हुए लक्षण होते हैं, वो मतलब जरूरी नहीं कि मतलब दिखे ही दिखे, है ना। वो चेंज भी हो सकते हैं, वो छिपे भी रह सकते हैं, नहीं भी दिख सकते, लेकिन कभी कभी वो तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी में फिर नजर आ जाते हैं। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं उनको जीनोटाइप बोलते हैं। तो ये है माता पिता से संतानों में विरासत में इसको मतलब मिलता है। जैसे कि आंखों का रंग हो गया, आंखों का रंग की हम बात करें कि आपकी मम्मा और पापा में से एक की आंखें भूरी है, ठीक है। तो अगर जो बच्चा पैदा होगा तो क्या पता वो मतलब काली आंखों का हो, मम्मा की आंख काली है, पापा की आंख भूरी है, तो वो आंखों का रंग मम्मा की आंखों पर चला गया, तो लक्षण नहीं दिखा, वो छिप गया, है ना। लेकिन जब वो जो बच्चा हुआ है, जब उसकी शादी होगी, जब उसके बच्चे होंगे, तो वो तो काली आंखों का है, उसकी वाइफ भी क्या पता काली आंखों की हो, है ना। लेकिन उसका बच्चा भूरी आंखों का हो जाए, तो वो लक्षण उभर आया, है ना, वो लक्षण उभर आया। तो वो छिपा हुआ था,
एक पीढ़ी में वो छिपा हुआ था, दूसरी पीढ़ी में वो उभर आया। तो जब ऐसे छिपे हुए जो लक्षण होते हैं जो कभी कभार मतलब उभर आते हैं, तो वो जेनोटाइप कहलाते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, और ये जीन्स पर तो निर्भर करते ही है, मतलब ये जो लक्षण होते हैं वो जीन्स पर ही निर्भर करते हैं, नो डाउट। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे मूव करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्रकृति और पोषण का जो संबंध है आपस में, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आता है, क्योंकि जो प्रकृति है भाई, प्रकृति हम यहाँ पर किसे कहेंगे, वंशानुक्रम को कहेंगे, आपको ध्यान रखना है, वंशानुक्रम को यानी कि हेरिडिटी को कहेंगे। और पोषण हम किसको कहेंगे, वातावरण को कहेंगे। तो दूसरी सेंस में वातावरण और वंशानुक्रम को जो नाम दे दिया गया है वो दे दिया गया है प्रकृति और पोषण का, है ना। यानी कि आपका जो बर्थ होता है वो जो बॉडी है, जो रंग है, जो रूप है, वो प्रकृति डिसाइड करती है, प्रकृति डिसाइड करती है ना। वंशानुक्रम से डिसाइड होता है। और जो आपका पोषण होता है, आप कहाँ रहोगे, कहाँ कितना पढ़ोगे, कितने अच्छे वातावरण में रहोगे, क्या आपको पोषण मिलेगा, क्या आपकी देखभाल होगी, ठीक है, वो वातावरण पर निर्भर करता है, वो एक तरह का वातावरण कहलाता है। ठीक, तो इनका संबंध क्या है, संबंध यही है, संबंध अभी तक आपने समझ भी लिया है। तो संबंध यही है कि जो बच्चे का विकास है ना, बच्चे का जो विकास है वो आनुवंशिकी यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, गुणात्मक रूप है। आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया ये गुणात्मक है, यही आपको ध्यान रखना है। गुणात्मक रूप यानी कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, ये इसका गुणनफल है, गुणनफल है। ठीक है, ना इसका ज्यादा रोल है ना इसका ज्यादा रोल है, यानी कि दोनों का बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों मिलकर क्या करते हैं, बच्चे का विकास। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब बच्चे का जो बर्थ होता है वो आपने समझ लिया कि किस तरीके से होता है, कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो कई बार ट्विंस से क्वेश्चन आ जाता है। ट्विंस से कैसे क्वेश्चन आएगा, ये आएगा कि जैसे मोनोजाइगोट है और डाइजाइगोट है, तो मोनोजाइगोट में जो ट्विंस होते हैं वो कैसे बनेंगे, वो अलग अलग बनेंगे या फिर एक जैसे बनेंगे। जब ट्विंस माँ के गर्भ में हैं, भाई भ्रूण का विकास आपने, भ्रूण का निर्माण आपने जो है समझ लिया है कि एक्स और वाई गुणसूत्र मिलकर मतलब एक बच्चे का निर्माण करते हैं, है ना। 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। अब भ्रूण यानी कि जायगोट बन गया है। ठीक, लेकिन पता चला कि जायगोट क्या हुआ, कि जायगोट यहाँ पर जो है एक जायगोट में दो ट्विंस नजर आ रहे हैं, एक जायगोट में दो ट्विंस नजर आ रहे हैं। एक ही जायगोट में जब दो ट्विंस होते हैं तो वो कैसे बनते हैं, यहाँ पर एक ही जायगोट है, एक ही जायगोट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, एक ही जायगोट में जब दो भ्रूण बनते हैं तो क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनो, या मोनो का मतलब एक ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। ठीक है, मोनोजाइगोट यानी कि एक ही भ्रूण है। जब एक ही भ्रूण होता है उसमें दो बच्चे बनते हैं तो वो बेटा अलग अलग नहीं होते, वो सेम होते हैं। ठीक है, वो सेम होते हैं। सेम का मतलब उनका जो लिंग होगा, वो लिंग होगा वो सेम होगा, या तो लड़की लड़की होगी या फिर लड़का लड़का होगा, अलग उसमें जो है लिंग उनका, जेंडर उनका अलग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब पैटर्नल ट्विंस होते हैं, पैटर्नल ट्विंस कैसे होते हैं कि जायगोट दो बन जाते हैं, जायगोट यानी कि भ्रूण जो है दो बन जाते हैं, भ्रूण अलग अलग बन जाते हैं, भ्रूण दो बन जाएंगे। अब जब अलग अलग भ्रूण बन रहे हैं तो सीधी सी बात है भाई, एक में लड़का भी हो सकता है ना, और दूसरे में लड़की हो सकती है, नो डाउट, नो डाउट, है ना। और उनके थोड़े से फीचर्स, कलर, ये सब कुछ अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सब कहानी सेम रहेगी, लिंग भी सेम रहेगा, कलर भी सेम रहेगा, बिल्कुल फीचर्स भी सेम रहेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि वो एक ही भ्रूण में बन रहे हैं। चांस यहीं से ज्यादा होते हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं। ये काफी खतरनाक है, रिस्की है, ये काफी मतलब रिस्की है, खतरनाक है। इसमें बहुत मतलब चांस क्या, मतलब यही रहता है कि भाई सेम एक ही भ्रूण में है तो चिपकना तो निश्चित है।
कहीं सिर चिपक जाएंगे, कहीं मतलब पेट चिपक जाएगा, ये केस इसमें बनते हैं। लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग होता है, अलग अलग भ्रूण में बच्चा विकसित हो रहा है, तो क्या होगा कि उसमें जेंडर अलग हो जाएंगे, रंग रूप ये सब कुछ अलग होने के चांस होते हैं, है ना। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, ट्विंस भी 2 प्रकार के होते हैं। तो ये कहानी आपने समझ ली है कि किस तरीके से जो है भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण कई बार मतलब केस बन गया कि ट्विंस है, तो कैसे मतलब ट्विंस की भी कहानी 2 तरह की होती है, तो ये आपने समझ लिया है। आइडेंटिकल ट्विंस आपसे पूछे तो कैसा होता है, आइडेंटिकल ट्विंस आप पूछे तो मोनोजाइगोट में बनता है ना। और फ्रेटर्नल ट्विंस पूछे तो वो डाइजाइगोट होता है, ठीक, डाइजाइगोट में बनता है। अब अगर इनकी विशेषता पूछे कि आइडेंटिकल ट्विंस की विशेषता क्या होती है, वो एक जैसे होंगे या फिर अलग अलग हो सकते हैं, तो वो एक जैसे होंगे, उनका लिंग भी सेम, उनका रंग रूप भी सेम, ठीक है। और फ्रेटर्नल ट्विंस कैसे होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। वो सेम हो सकते हैं, लेकिन वो मोस्टली चांस यही है कि वो अलग अलग ही होते हैं, ठीक। बात क्लियर हो गई। आई होप आप समझ गए होंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। ये क्लास आपको कितनी अच्छी लगेगी, बाकी आप जरूर बाकी लोगों को शेयर करें और मुझे रिव्यू जरूर देना कि कैसा मतलब इसमें आपको इंटरेस्ट आया, समझ में आई बातें, कोई आपको चीजें समझ में नहीं आई तो वो जरूर मुझे बताना, ठीक है। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अपनी फेसबुक, इंस्टा, जहां पर भी आप कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करना। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, पूरी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और एक एक पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन मतलब ज्यादा बनते हैं, ठीक है, वहां से हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर उठा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक छोटी सी भी चूक से आपका एक क्वेश्चन मिस ना हो, ये कोशिश है, ठीक। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझे जरूर बताना कि फर्स्ट क्लास आपको कैसी लगी और कितने आप मतलब तैयारी के लिए मतलब तैयार हो, कितने आप तैयार हो, जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।